नमस्कार। अभी हाल ही में एक खबर मेरे सामने आई और खबर को लेकर थोड़ा सा मेरे मन में कौतूहल पैदा हुआ और उस खबर को लेकर जब मैंने तहकीकात करने की शुरुआत की और मैं डीप स्टडी के साथ उस खबर में घुसा तो दोस्तों बड़ी चौंकाने वाली जानकारी मेरे सामने आई। बहुत सारे लोग इस बारे में पहले से ही जानते थे, लेकिन फिर भी अपने दर्शकों के बारे में मैं ये जानता हूं कि हर दर्शक को इस बात का नहीं पता होगा। इसलिए आवश्यक है कि कई बार पॉलिटिकल मुद्दों से हटकर कुछ इस तरह के नॉन पॉलिटिकल मामलों पर भी चर्चा की जानी चाहिए और जानकारी के लिए इतना सबको पता होना आवश्यक भी है, क्योंकि इसके बाद इस पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि इस पर एक तरीके से अभी फुल स्टॉप भी लगा है। यह खबर यह थी कि नेपाल की पूर्व चुनाव आयुक्त इला शर्मा, जैसे हमारे यहाँ चुनाव आयुक्त होते हैं, चुनाव आयोग होता है, उसी तरह से नेपाल में भी होता है और नेपाल में भी चुनाव कराने का काम चुनाव आयुक्त का और चुनाव आयोग का होता है। तो वहाँ की एक पूर्व चुनाव आयुक्त थी इला शर्मा, 59 ईयर्स की थी। उनका अभी हाल ही में 12 जुलाई को काठमांडू में निधन हो गया। हार्ट अटैक हुआ, उनको अस्पताल ले जाया गया। पहले छाती में दर्द की समस्या आई और फिर उसके बाद उन्हें शाम को 7 बजे के करीब हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर उन्होंने 8:10 पर अपनी अंतिम सांस ली और काठमांडू का कोई नार्भिक अस्पताल है, वहां पर उनका निधन हुआ। तो वो जो खबर अखबार में छपी, उस खबर के बाद मेरे मन में एक कौतूहल जगा कि यार नाम है इला शर्मा, कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद उनका कनेक्शन भारत से भी हो। तो मैंने उसकी जिज्ञासा में आगे जाकर इस बारे में डिटेल जानने की कोशिश की तो वास्तव में पता लगा कि उनका पालन पोषण वाराणसी में हुआ। हालांकि जन्म उनका नेपाल में हुआ, धनुषा में, और उनका जो है पालन पोषण वाराणसी में भारत में ही हुआ और यहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वो इंग्लैंड भी चली गई, बायो साइंस में बीएससी की डिग्री ली उन्होंने और भारत से कॉमन लॉ में एलएलबी की और दूसरी बार उन्होंने ये अपनी डिग्री हासिल की, यानी कि 2 डिग्रियां उनके पास थी। और फिर उसके बाद उन्होंने नेपाल प्रेस इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में डिप्लोमा और संस्कृत साहित्य में स्नातक की डिग्री भी हासिल की। बड़ी पढ़ी लिखी महिला थी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल से पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और मानवाधिकार में एलएलएम किया। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश चैंवरिंग छात्रवृत्ति पर यूके के हल विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल बिजनेस लॉ में एक एलएलएम की डिग्री की। और उनके निधन पर बहुत सारे लोगों ने अपने शोक संदेश भेजे हैं, भारत के कुछ लोगों ने भी शोक संदेश जताए हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें थी और उनका जो पेशेवर अनुभव था वो भी काफ़ी कुछ था। मीडिया पर और पब्लिक रिलेशंस पर, कानून पर उनका लगभग 25-30 साल का एक्सपीरियंस था। उम्र चूंकि ज़्यादा नहीं थी, केवल 59 ईयर की थी वो, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे मन में ये कौतूहल भी आया कि उनकी पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेना आवश्यक है। उनकी शादी हुई थी एक पुलिस अधिकारी से। उन पुलिस अधिकारी का नाम था नवरज पौडेल और उनकी जो है पश्चिमी नेपाल में माओवादियों के साथ, आपको पता ही है कि नेपाल लंबे समय तक माओवादियों से पीड़ित रहा है और ये जो कम्युनिस्ट और माओवादी हैं इन सब का बोलबाला नेपाल में हमेशा से रहा है। तो उस पुलिस मुठभेड़ में लगभग 15 साल पहले, शायद 2000 या 2005 के आसपास उनका निधन हो गया था और उनके 2 बेटियां थी, इला शर्मा की और नवरज की 2 बेटियां थी और यही सारी जानकारी सामने आई। मैंने सोचा कि और इसके मालूमात की जाए। तो दोस्तों उसके बाद जो जानकारी मेरे सामने आई है उसने मुझे चौंका दिया। इला शर्मा ने 2015-16 में एक दूसरी शादी की और वो दूसरी शादी की भारत के चुनाव आयुक्त रहे SY कुरैशी से। इसके बाद मेरी दिलचस्पी इस खबर में और ज्यादा बढ़ गई कि भाई आखिरकार SY कुरैशी से इनकी शादी कैसे हो गई। देखिए हुआ क्या है कि ये दोनों एक समय ही चुनाव आयुक्त थे। वो नेपाल में थी और वो यहां पर थे SY कुरैशी साहब। और SY कुरैशी जो है वो तो भारत के 17वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो क्या होता था कि 2010 से और 2012 के बीच में रहे वो, शायद जुलाई 2010 से और जून 2012 तक SY कुरैशी यानी कि सैयद यूसुफ कुरैशी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। सब लोग जानते हैं, बड़ी विवादित पर्सनैलिटी हैं। 1971 बैच के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़े
और कई जगह पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी, लेकिन अंतिम समय में उनका जो मुख्य कार्यकाल था वो यही था कि चीफ इलेक्शन कमीशन रहे और उनकी अक्टूबर 2016 में शादी होती है इला शर्मा से। जिस समय इन्होंने शादी की उस समय कुरैशी साहब थे 69 ईयर्स के और इला शर्मा 49 ईयर्स की थी। पूरे 20 साल का दोनों में डिफरेंस था। कुरैशी साहब भी शादीशुदा थे और उनकी जो पत्रकार पत्नी थी हुमरा कुरैशी, उससे उनका तलाक हो चुका था। इला शर्मा के पति नवरत्न पौडेल, उनका भी लगभग 15 साल पहले हादसे में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में निधन हो चुका था। उनकी 2 बेटियां थी, मैंने आपको शुरू में बताया। दरअसल हुआ क्या, हुआ ये कि चूंकि अक्सर ऐसा होता है कि दोनों जो समकालीन इस तरह के लोग होते हैं कि वो वहां की चुनाव आयुक्त हैं, ये यहाँ के चुनाव आयुक्त थे, तो क्या होता है कि बड़े बड़े सम्मेलन अलग अलग जगह होते रहते हैं। और मैक्सिको में सितंबर 2015 में एक इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ था जिसमें कई देशों के चुनाव आयुक्त ने भाग लिया था। वहीं पर बताया जाता है कि इन दोनों की मुलाकात हुई। आप देखिए कि सितंबर 2015 में इनकी मुलाकात हुई मैक्सिको में और उसके बाद 9 अक्टूबर 2016 को यह खबरें आने लगी कि इन दोनों ने शादी कर ली है। हालांकि शुरू में एसवाई कुरैशी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसका खंडन किया था और यह कहा था कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, बाकी सब अफवाहें हैं। लेकिन यह भी रिपोर्ट आई उस समय कि उन्होंने पहले दो बार शादी करने की कोशिश की, लेकिन किसी बाधाओं की वजह से यह नहीं हो सका और इसके बाद इन दोनों ने 2016 में ही शादी कर ली और ये सारी जानकारियां जो है सोशल मीडिया पर मुख्य रूप से आ गई। अब देखिए, इसमें मैं कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। कुछ लोग इस पर सोशल मीडिया पर लिखेंगे ये भी एक लव जिहाद था। खैर, लव जिहाद इसको नहीं मैं मानता हूं, लेकिन आप समझिए, आप नैरेटिव समझिए किस तरीके से चलता है। 1 साल के भीतर ही इनकी मुलाकात होती है और 1 साल के भीतर ही दोनों शादी कर लेते हैं। बहुत कुछ तेजी से घटा और ये निश्चित रूप से अपने आप में कई तरह के सवाल तो खड़े करता ही है। और जहां तक कुरैशी साहब की पर्सनल लाइफ है, उनकी बड़ी विवादित रही है। अभी इन्होंने जो वक्फ अधिनियम आया है उसको इन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम भूमि पर कब्जा करने के लिए एक एविल प्लान लेकर के आई है। उन्होंने इसकी आलोचना की है खुलकर के। साथ ही साथ इन्होंने, मैं आपको बताऊं, अभी जो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला थीम है उसको बिल्कुल ही गलत बताया है और कहा है कि यह प्रतिनिधित्व विहीन है, अवास्तविक है। इसकी इतनी बड़ी बड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसके खिलाफ अखबारों में आर्टिकल लिखे हैं और कहा है कि चुनाव जो है पहले भी एक चरण में पूरे कराए जा सकते थे, इसमें कुछ नहीं था। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला था 2018 में, आपको ध्यान होगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। उस समय भी इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलकर विरोध किया था। साथ ही साथ एसवाई कुरैशी ओपिनियन और एग्जिट पोल्स जो टीवी पर दिखाए जाते हैं, इसका भी जबरदस्त विरोध करते रहे हैं। और उनके बारे में आपको याद होगा कि पिछले दिनों पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने यह कहा था कि एसवाई कुरैशी जो थे वो मुस्लिम कमिश्नर थे, चुनाव कमिश्नर नहीं थे, मुस्लिम कमिश्नर थे। निशिकांत दुबे ने उन पर यह व्यक्तिगत रूप से हमला करते हुए यह कहा था कि वो चुनाव आयुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम कमिश्नर थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की अधिकतम संख्या को मतदाता बनाया गया था। उन लगातार ऐसे लोगों के वोट बनाए जा रहे थे जो बांग्लादेशी थे। अपने दावों को सही ठहराने के लिए निशिकांत दुबे ने यह भी कहा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 1712 ईस्वी में आया था और उस भूमि पर पहले हिंदू, आदिवासी, जैन या बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों का अधिकार था। उन्होंने देश को एकजुट करने का आह्वान करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को विभाजन करके बनाया गया था, अब कोई विभाजन नहीं होगा। हालांकि कुरैशी साहब ने दुबे के इस बयान का भी खुलकर के विरोध किया था। उन्होंने ये कहा था कि वह भारत के एक ऐसे विचार में विश्वास करते हैं जहां एक व्यक्ति को उसके योगदान से परिभाषित किया जाता है, ना कि उसकी धार्मिक पहचान से। उन्होंने दुबे जी की आलोचना की थी। तो दोस्तों, मैं तो
दंग रह गया कि जब मैंने कुरैशी साहब के पुराने रिकॉर्ड निकाले कि उनकी समय में जो IFES वाला जो मामला प्रकाश में आया था कि विदेशी फंडिंग होती है चुनाव को भारत के कराने में, उनके समय में तमाम इतने तरह के विवाद हुए थे कि अगर मैं कुरैशी साहब के विवाद गिलवाने लगूं तो पूरी लाइन लग गए। दो लोगों के बारे में मैं खासतौर से बात करता हूं अक्सर, एक तो SY कुरैशी साहब और दूसरे हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति रहे हैं। इन लोगों ने देश का नमक खाया, देश में डिपार्टमेंट्स की सर्वोच्च पोजीशन में रहे और इन लोगों पर खुलकर के अब आरोप लगते हैं कि इन्होंने क्या क्या कार्य गलत किए थे, किस तरीके से ये सिर्फ एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष के ही अधिकारी थे। इन्होंने कभी भी चीजों को चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश नहीं की। हामिद अंसारी के बारे में तो पता नहीं क्या क्या खबरें चलती हैं, उनका तो नाता अंसारी परिवार से, अफजाल अंसारी और जो मुख्तार अंसारी माफिया रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनके साथ जोड़ा जाता रहा है। लेकिन मुझे आश्चर्य सिर्फ इसी बात का हुआ कि इला शर्मा जी को, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इला शर्मा जी को कुरैशी साहब में ऐसी क्या खास बात दिखी कि अपने से 20 साल उम्र में बड़े और पहले से विवाहित व्यक्ति के साथ उन्होंने इस तरीके से अचानक शादी कर ली। ऐसा क्या था SY कुरैशी साहब की पर्सनैलिटी में, ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे लगा कि केवल इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों के पास तक ये वीडियो पहुंचाया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते कि हमारे देश में और हमारे पड़ोसी देश में किस तरह की लव स्टोरी भी हुई है। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।